अस्सलामुअलैकुम जाने जहां में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद, एपिसोड 15। हौले, जहां ने फूफो से क्या कहा था? जाने दो ना हया। हौले ने निगाहें चुराई और स्कार्फ में लिपटा उसका चेहरा कदरे फीका सा था। हौले, मुझे बताओ कि उसने क्या कहा था? हया, वो किसी और ही बात पे अपसेट होगा, तुम छोड़ दो इस किस्से को। हौले, नूर मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। उसने कंधों से पकड़कर हौले को झंझोड़ते हुए उसका पूरा नाम लिया। अच्छा ठीक है, फिर सुनो। उसने पहले पूछा कि ये कब आई हैं, फिर कहा कि उनके लिए इतना फैलाव करने की क्या जरूरत है, और फिर उसने कहा कि मैं सारा दिन कुत्तों की तरह इसलिए नहीं कमाता कि आप यूं जाया कर दें। और उसके कंधों पे रखे हया के हाथ नीचे जा गिरे। बहुत आहिस्ता से वो पलट गई। हया, छोड़ दो। अंजुम बाजी ने पीछे से कंधा थपथपाकर उसे तसल्ली दी। छोड़ी तो दी है। आज के बाद मैं कभी फूफो के घर कदम नहीं रखूंगी। मैं इतनी अरसान तो नहीं हूं कि मेरे मगरूर रिश्तेदार मेरी यूं तौहीन करें। वो कोट की जेबों में हाथ डाले सीध में देखते हुए उनके आगे चलती जा रही थी और आज उसका दिल बहुत बुरी तरह दुखा था। उसने वाकई तय कर लिया था कि वो दोबारा फूफो के घर अब नहीं जाएगी एंड सीन इज ओवर। रात से बांझे के गिरदो नवाह पे अपने पर फैलाए हुए थी। सब्जा जारों पर जमी बर्फ अब पानी बनकर झील में बहती थी। बाहर की ताजा हवा हर सू फूल खिला रही थी और डोर्म ब्लॉक्स की चौकोर खिड़कियां बाहर से रोशन दिखाई देती थी। रात बीत चुकी थी मगर हॉस्टल अभी भी जाग रहा था। स्प्रिंग ब्रेक शुरू होने में चंद दिन ही थे और छुट्टियों से पहले ही उनकी डॉर्म में आखिरी रातें थीं और फिर बारी बारी सबको अपने अपने टूर पे निकल जाना था। खदीजा, हया, टॉली और चैरी के डॉर्म में रौनक अभी भी अपने अरूज पे थी। हया की कुर्सी पे स्विट्जरलैंड की सारा एक्सटेंशन का रिसीवर कान से लगाए बैठी थी और मुस्कुराहट दबाए और उंगली पे सुनहरी बालों की लट लपेटते हुए वो कुछ कह रही थी। मेरा फेवरेट कलर तो ब्लू है और तुम्हारा भी यही है ना मोमिन? और वो कहने के साथ बामुश्किल हंसी रोके हुए थी। मोमिन काफी दिनों से उसकी तवज्जो लेने की कोशिश कर रहा था मगर वो उसको दिखाने के लिए हॉलैंड के लतीफ के साथ नजर आती थी। लतीफ खालिस डच था मगर अफगानिस्तान में पैदा होने के सबब उसके माँ बाप ने उसका नाम अपने किसी अफगान दोस्त लतीफ के नाम पे रखा था और यूं वो तमाम फलस्तीनियों का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था सिवाय मोमिन के। और सामने डीजे की कुर्सी पे हौले बैठी थी और उसके मुकाबिल काउच पे स्पेन की सेंड्रा थी और वो दोनों अपने दरमियान एक मैगजीन खोले तबसरा कर रही थी। इस थीम के साथ ये कॉन्ट्रास्ट कुछ ओवर लगेगा नहीं? हौले मुतजब्जब सी सेंड्रा से पूछ रही थी और शहरी अपने बंक की सीढ़ी के साथ खड़ी अपने किपोआ ऑयल की आधी शीशी उनको दिखाते हुए बार बार नफी में सर हिलाते हुए आई डोंट बिलीव दिस कहे जा रही थी। दरअसल किसी लड़की ने किचन में रखा उसका तेल इस्तेमाल करके ऊपर चट लगाकर माजरत की थी कि चूंकि मैं जल्दी में हूं सो पूछ नहीं सकी और चेहरी को उस वक्त से इन चंद बूंदों का गम खाए जा रहा था। इन चीनियों के दिल भी ना अपने कद की तरह ही होते हैं, छोटे और पस्त। और टॉली जो ऊपर अपने बंक पे बैठी हया को इसराइली नामा सुना रही थी और लम्हे भर को बात रोककर चेहरी को देखते हुए बोली और फिर सर झटक कर बात का वहीं से आगाज किया जहां छोड़ती थी। You know, in Israel we have such citrus that टॉली के नज़दीक तो दुनिया का सबसे रसीला फल इसराइल का था, सबसे मीठा पानी, सबसे खालिस शहद, सबसे खुशबूदार फल और सबसे सुहाना मौसम भी इसराइल का था। बल्कि वो कहती थी इसराइल जन्नत है
मुकद्दस है और बाबरकत सरजमीन है। और उसके जाते हया और डीजे उसके फिक्रे में यूं तरमीम कर लेती कि फलस्तीन जन्नत है, मुकद्दस और बाबरकत सरजमीन है। अब भी हया बहुत एनेमाग से दोनों हथेलियों पे चेहरा गिराए उनकी बातें ही सुन रही थी। जो भी था, इसराइल नामा सुनने में उसे मजा बहुत आता था। धीमी आवाज में बात करने के बावजूद उन सबकी आवाजों ने मिलकर शोर कर रखा था और इस सारे शोर में डीजे अपने बंक के ऊपर बिस्तर में लेटी तकिया मुंह पे रखे हुई थी। उनकी आवाजें बुलंद होती गईं तो उसने मुंह से तकिया हटाया और चेहरा ऊपर करके बेजारी से उनको मुखातिब किया। अरे यार प्लीज शोर तो मत करो, मेरे सर में दर्द है और मुझे सोने दो। और हॉले ने फौरन इस बात में सर हिलाया और कहा कि ओके ओके, और सब ने श्श करके एक दूसरे को चुप करवाया और धीमी धीमी बड़बड़ाहटों में बोलती गई। अब डीजे वापस लेट गई और तकिया भी मुंह पे रख लिया। हाँ चांद, मैं भी चांद को ही देख रही थी। सारा जो अपनी लट को उंगली पे मरोड़ते मुस्कुराते हुए कह रही थी, दूसरी तरफ कुछ सुनकर जरा गड़बड़ाई। अच्छा, आज चांद नहीं निकला? ओ, मैंने शायद फिर अपने तस्वुर में ही देखा था। हाँ, मुझे भी यही कलर स्कीम चाहिए और अगर इसके साथ हम ये फूल कर लें तो वो मैच कर जाएंगे ना फिर ये रंग। और वो इसी तरह मुस्कुरा मुस्कुरा कर और शर्मा शर्मा कर बातें किए जा रही थी, जबकि सेंड्रा मैगजीन के सफ़े को पलटकर पीछे से कोई दूसरा सफ़ा निकालकर हॉले को दिखाने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उनकी आवाज़ें फिर से बुलंद होने लगीं और चंद ही सानिए बाद डोर में फिर से शोर मचा हुआ था। कैन समवन प्लीज शट अप? डीजे जब्त खोकर उठी और जोर जोर से चिल्लाई। वो पिछले 2 घंटों में कई दफा उनको खामोश होने का कह चुकी थी, मगर बार बार लड़कियों की आवाज़ें बुलंद हो जाती। लेकिन उसके यूं चिल्लाने पर अब एकदम से डोर में आवाजें फौरन बंद हो गई थीं। हाँ बस तुम आराम करो, हम चुप हैं, अब सब आहिस्ता बोलो, अच्छा? हया ने जल्दी से मुस्कुराकर उसे तसल्ली दी और वो कुछ गड़बड़ाते हुए वापस लेट गई और कमरे में सब मदम सरगोशियों में बातें करने लगे। अब चंद पल मजीद सिरके और फिर इसराइल में हमारा मुकद्दस तरक। सबसे पहले टॉली की आवाज बुलंद हुई थी और फिर सारा, फिर हॉले और फिर चेरी, जो अभी तक सबको मतवज्जा करने की कोशिश करते हुए उन्हें वही बोतल दिखा रही थी। मतलब ये कहाँ की अखलाकियात हैं कि किसी का तेल उससे पूछे बगैर इस्तेमाल कर लिया जाए। और अब आहिस्ता आहिस्ता शोर वापस लौट रहा था। अब डीजे एकदम उठी, कंबल उतार कर फेंका, बंक की सीढ़ियां फलांग कर उतरी और अपनी मेज पर रखा स्वीटर गर्दन में डाला, साथ रखी 3 किताबें उठाई, वो ऐनक खोलकर आंखों पे उसने लगाई और खामोशी से किसी की तरफ भी देखे बगैर बाहर निकल गई। और उसने पीछे से धड़म से दरवाजा बंद किया। डोर में एकदम सन्नाटा छा गया था और सबने एक दूसरे को देखा। सारा ने बिना कुछ कहे रिसीवर क्रैडल पे रख दिया, चेरी ने खफत से अपनी बोतल वापस बैग में रखी, हॉले और सेंट्रा ने मैगजीन बंद कर दिया और बहुत सी नादिम निगाहों के भी तबादले हुए। वो नाराज हो गई है, अब क्या करें? हॉले बहुत आहिस्ता से बोली। ठहरो, मैं ही उसे मनाती हूँ। हया ने कंबल परे हटाया और बंक की सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई, मेज पे रखा अपना दुपट्टा उठाया और चप्पल पहनते हुए बाहर निकल गई और पीछे कमरे में अभी तक सन्नाटा छाया हुआ था। स्टडी साथ ही थी, उसे पता था कि डीजे वहीं हो कि उसने दरवाजा धकेला तो वो खुलता चला गया और वह सामने राइटिंग टेबल पे किताबें फैलाए बैठी थी। चौखट से उसका नीम रुख ही नजर आ रहा था और फिर भी वो देख सकती थी कि वो रो रही है और उसका दिल एकदम बहुत ज्यादा दुखा। वो दबे कदमों चलते हुए उसके करीब आई और उसने उसे पुकारा, डीजे। खदीजा बाएं कनपट्टी को उंगली से मसलते चेहरा किताब पे झुकाए आंसू पीने की कोशिश कर रही थी।
डीजे वी आर रियली सॉरी। वो कुर्सी खींच कर उसके साथ बैठी और उसका हाथ थामना चाहा, जो कि डीजे ने सख्ती से छुड़ा लिया और उसे अब वाकई बेहद मलाल हुआ था। सॉरी यार, हमने तुम्हारा ख्याल नहीं किया, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और वो जवाब दिए बिना यूं ही कनपटी को उंगली से मसलती किताब पे सर झुकाए बैठी रही। सर में दर्द है क्या? उसने होली से पूछा और डीजे ने इस बात में सर हिला दिया। टैबलेट ली तुमने कोई? हाँ, वो हथेली की पुछ से गीले रुखसार रगड़ते हुए बोली तो आवाज भारी थी। क्या सिर्फ यही बात है? उसने गौर से उसका चेहरा देखा। मुझे घर याद आ रहा है। तो रो क्यों रही हो? सेमेस्टर खत्म होने के बाद हमने घर ही तो चले जाना है ना? सेमेस्टर खत्म होने में तो अभी बहुत देर है, उसने चेहरा उठाकर बेचारगी से उसे देखते हुए कहा, और ऐनक के पीछे उसकी आंखें वाकई आंसुओं से भरी थी। अरे देर कहाँ, फरवरी में हम इधर आए हैं, मार्च तो गुजर गया, अप्रैल गुजर रहा है, मई आने वाला है, और जून में एग्जाम्स होंगे और जुलाई में हम पाकिस्तान होंगे। 5 माह तो खत्म भी हो गए। और डीजे भीगी आंखों से मुस्कुरा दी। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा वक्त भी खत्म हो जाता है। इख्तिताम, दी एंड, खल्लास। उसने हाथ झाड़कर जैसे बात ही खत्म कर दी, और डीजे चंद लम्हे डुबडुबाई आंखों से उसे देखती रही। हया, मैंने कल अपनी अम्मी को ख्वाब में देखा था और वो बहुत बुरी तरह रो रही थी, इतनी बुरी तरह कि मेरा दिल डर रहा है। पता नहीं घर में सब ठीक भी हैं या नहीं। और मैं घर का आखिरी बच्चा हूं, और आखिरी बच्चों के हिस्से में तो हमेशा बूढ़े माँ बाप ही आते हैं ना। मेरा दिल उनके लिए दुखता है हया। मैं समझ सकती हूँ, मगर हम क्या कर सकते हैं? 3 माह तो हमने यहां गुजारने ही है ना। हम पाकिस्तान चले जाएं? तुम जानती हो ना कि यह नामुमकिन है। हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और हम 5 माह खत्म होने तक तुर्की नहीं छोड़ सकते। अरे मैं मुस्तकिल जाने की बात नहीं कर रही हूँ, बस चंद दिन के लिए स्प्रिंग ब्रेक में हम इस्लामाबाद चले जाएं। और हया ने गहरी सांस ली। मेरी भी कज़न की शादी है, मगर मैं उसे कुर्बान कर रही हूँ सिर्फ इसलिए कि अगर हम अभी पाकिस्तान गए तो वापस आते हुए हमारा दिल खराब होगा, और फिर यूं तुर्की में अकेले घूमने फिरने का मौका तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा। अकेले? डीजे ने इस्तेज़ाइया सर झटका। तुम्हें पता है हम दोनों ने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम क्यों अप्लाई किया था? क्योंकि हम दोनों को अकेले आज़ादी से वक्त गुजारने का शौक था, ऐसी आज़ादी जिसमें अब्बू और भाइयों की रोक टोक ना हो। मगर इंसान आज़ाद तभी होता है जब वो तन्हा होता है, और ये वही तन्हाई कैद कर लेती है। हर आज़ादी में कैद छुपी होती है। जैसे अब हम तुर्की में कैद हैं, मुझे लगता है कि हम कभी पाकिस्तान वापस जा ही नहीं सकेंगे। और हया ने जैसे तासुफ से नफी में गर्दन हिलाई और फिर निगाह मेज पे रखी डीजे की मोटी सी फलसफे की किताब पे पड़ी, जिसके सरे वर्क पे सकरात की तस्वीर बनी थी, और उसकी पेशानी पे बल पड़ गए। अरे परे हटाओ इन बूढ़े अंकल को, इन्हीं को पढ़ पढ़ के तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है ना। सकरात को कुछ मत कहो, डीजे ने तड़प कर किताब पीछे की। अफलातून गवाह है कि सकरात ने किस अजमत व बहादुरी से जहर का प्याला पिया था। मेरी तो 7 नस्लों पे एहसान किया था। वो तो नक्कर कहते हुए खड़ी होगी और कहने लगी, हम कोई पाकिस्तान नहीं जा रहे, 7 दिन और तुर्की के 7 शहर, ये प्रोग्राम है हमारा, डन। और डीजे भी मुस्कुरा दी और कहने लगी, डन। और सुनो, आज टाइम चेंज हो गया और घड़ी 1 घंटा आगे कर लो तुम। वो डीजे को नॉर्मल होता देखकर टॉली का स्टाइल नामा सुनने वापस चली गई।
او نہیں, یہاں بھی وہی مشرف والا نیا ٹائم, پرانا ٹائم. ڈی جے نے جھنجھلاتے ہوئے کتاب کھولی. اسے نئے ٹائم اور پرانے ٹائم سے زیادہ کوفت کسی شے سے نہیں ہوتی تھی. اینڈ the scene is over. اگلا سین شروع ہوتا ہے ٹاکسم اسکوائر سے. ٹاکسم اسکوائر کا مجسمہ آزادی بہار کے پھولوں کی خوشبو میں بسا ہوا تھا. صبح کا وقت تھا اور مجسمے کے گرد دائرے میں اگی گھاس پہ سرخ, زرد اور سفید ٹیولپس کھلے تھے. فضا میں تازہ پکے ہوئے پھولوں کی رسیلی سی مہک تھی اور وہ دونوں اس ٹھنڈی اور میٹھی ہوا میں ساتھ ساتھ چلتی استقلال اسٹریٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. دونوں نے سیاہ کوٹ پہن رکھے تھے اور بازو میں بازو ڈال رکھا تھا. وہ اتنی دفعہ استقلال اسٹریٹ آ چکی تھی کہ بہت سی دکانیں تو انہیں حفظ بھی ہو چکی تھی. اس کے باوجود وہ آج تک اس طویل ترین گلی کے اختتام تک نہیں پہنچ سکی تھی. ان کے تمام دوست اور ڈورم فیلوز کل ہی اپنے ٹورز پہ نکل چکے تھے اور انہوں نے آج سارا دن استقلال اسٹریٹ میں شاپنگ کر کے کل کے بس سے کیپیڈوکیا جانا تھا. اور آج وہ خوب بھاؤ تاؤ کر کے شاپنگ کرنے کا پروگرام بنا کر آئی تھی, کیونکہ ویسے بھی پاکستانی سیاحوں کے لیے تو ترک فوراً ہی پیسے کم کر دیتے تھے. 7 دن اور 7 شہر, کتنا مزہ آئے گا نا. ڈی جے نے چشم تصور سے خوبصورت ترکی کو دیکھتے آنکھیں بند کر کے کھولی. مزہ تو چھوٹا لفظ ہے ڈی جے, مجھے تو خود پہ رشک آنے لگا ہے. کیا زندگی اتنی بھی حسین ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ دونوں استقلال اسٹریٹ میں داخل ہو گئی تھیں اور وہاں ہمیشہ کی طرح رش تھا. دونوں اطراف میں بنے ریسٹورانٹس اور دکانوں کی رونق عروج پہ تھی. ترکی کا نقشہ ہمارے پاس ہے. ہم ہر روز ایک شہر جائیں گے, ایک رات ادھر قیام کریں گے اور پھر وہاں سے قریبی شہر کی بس پکڑ کر آگے چلے جائیں گے. یوں 7 دنوں میں ہمارے 7 شہر تو ہو ہی جائیں گے. اور ہم نا کیپیڈوکیا میں ہاٹ ایئر بلون کی فلائٹ میں بھی بیٹھیں گے. کتنا مزہ آئے گا نا. اور جب ہم بلون کی ٹوکری میں بیٹھے اوپر فضا میں تیر رہے ہوں گے اور پورا ترکی ہمارے قدموں تلے ہوگا. واو. وہ دونوں بہت ہی جوش و جذبے سے منصوبے بناتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور ایک طرف برگر کنگ کا بورڈ جگمگا رہا تھا. اور ڈی جے نے گردن موڑ کر اسے دیکھا. سنو حیا, جہان کو بھی ساتھ چلنے کو کہیں. اس کا تو نام بھی مت لو. وسیعت میں دیکھتے ہوئے آگے چلتی گئی اور ابھی وہ اس کے ریسٹورانٹ کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. ارے یار معاف کر دو نا, وہ کسی اور بات پہ اپسیٹ ہوگا. مگر میں اسی بات پہ اپسیٹ ہوں اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے ملنے کی. اسے بازو سے ذرا کھینچ کر آگے کو لے آئی. دیکھو میرا مائگرین نا سارا ٹرپ خراب کرے گا. ٹیبلٹ لی تھی لیکن کوئی فرق ہی نہیں پڑا. ٹیچر کو پھر سے سر میں درد ہونے لگا. اور میرا ٹرپ میرا غیر رجسٹرڈ فون خراب کرائے گا. اس نے کوٹ کی جیب سے حولے کا بھدا ترک فون نکال کر مایوسی سے اسے دیکھا, کیونکہ اس کی بیٹری جلدی ہی ختم ہو جاتی تھی اور وہاں دوسرے شہروں میں پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. میں اپنے پاکستانی فون کو رجسٹر کروا ہی لیتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے, لیکن پہلے جوتے دیکھ لیں. وہ دونوں ایک شو سٹور کا دروازہ دھکیلتے ہوئے اندر داخل ہو گئیں. دروازہ ذرا بھاری تھا اور مشکل سے ہی کھلا. حیا اجنبے سے دروازے کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ گئی اور عجیب بات تھی کہ جس اگلی دکان پہ وہ گئیں اس کا دروازہ بھی زور لگا کر ہی دھکیلنے پہ پیچھے ہوا. یہ آج استقلال جدیسی کے دروازوں کو کیا ہوا ہے؟ ڈی جے بھی محسوس کر کے ذرا حیرت سے بولی. ایویا کی دکان استقلال اسٹریٹ میں ذرا آگے جا کر انہیں ملی اور وہ دونوں اکٹھی چوکھٹ تک آئیں اور لاشعوری طور پر ایک دم بہت زور سے دروازے کو دھکا دیا. وہ گلاس ڈور بے حد باریک اور نازک شیشے کا بنا تھا. وہ گویا اڑتا ہوا جا کر مخالف سمت میں کھڑے سٹینڈ سے ٹکرایا اور زوردار چھٹناکے کی آواز آئی اور لوہے کے سٹینڈ کا کوئی ہک نکلا ہوا تھا اور اس کی ضرب زور سے لگی اور دروازے کے اوپری حصے سے شیشے کے ٹکڑے چھن چھن کرتے فرش پہ آ گرے اور وہ دونوں ایک دم ساکسی آدھے ٹوٹے دروازے کو دیکھ رہی تھیں.
और काउंटर के निचले दराज से कुछ निकालते सेल्समैन ने चौंक कर सर ऊंचा किया और टूटे दरवाजे को देखकर तो उसका मुंह पूरा का पूरा खुल गया और वह हक्का बक्का से उठकर खड़ा हो गया। कपई कर दी, उसने उंगली से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, और डीजे का सख्ता पहले टूटा और फिर वो हया के करीब खिसकी और होले से सरगोशी की। हया, इसने हमें दरवाजा तोड़ते हुए नहीं देखा। हाँ तो बस ठीक है ना, हम भी मुकर जाते हैं। वो गला खंकारते हुए खुद को नॉर्मल करते हुए आगे बढ़ी और अपना पाकिस्तानी फोन उसकी तरफ बढ़ाया। फोन रजिस्टर करवाना है। कापाई कर दी मैडम। वो फोन को देखे बिना अभी तक दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए पूछ रहा था और वो दोबारा कहने लगी, फोन रजिस्टर करवाना है। कपई कर दी। अरे डीजे, ये क्या बक रहा है? वो कोफ से डीजे की तरफ पलटी। इससे ना गालिबन इंग्लिश नहीं आती और ये दरवाजे के बारे में ही हमसे पूछ रहा है। देखो भाई, वो आगे आई और काउंटर पे कोहनी रखे बड़े एतमाद से बोली, हमने कोई दरवाजा नहीं तोड़ा और हमने तो तुम्हारा दरवाजा देखा ही नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, हमने तो कभी जिंदगी में दरवाजे नहीं देखे और हमारे यहाँ घरों में तो दरवाजे होते ही नहीं है, लोग खिड़कियों से अंदर फलांगते हैं। मगर उनकी कोई भी बात उसे समझ में नहीं आ रही थी और वह सदमे और दुख से सीने पे हाथ मारते दरवाजे को देखते हुए अल्लाह अल्लाह कहने लगा और तुर्क शदीद गम में यही करते थे। अच्छा भाई, मेरा फोन तो रजिस्टर कर दो। और वह लड़का कुछ देर तो काफी गमगीन रहा और फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। पासपोर्ट। उन दोनों ने एक दूसरे को जरा तशवीश से देखा। ये पासपोर्ट सिर्फ फोन के लिए मांग रहे? नहीं 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 नहीं, ये ना हमें अंदर करवाएगा डीजे। इसे पासपोर्ट नहीं देना और ना इसने इतना लंबा जुर्माना करवाना है हमें कि हमारा ट्रिप ही कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, डीजे ने हाथ हिलाकर जोर से कहा और वह हया से चंद कदम पीछे ही थी। मैडम, पासपोर्ट। उसने बाजू बढ़ाए फिर से पासपोर्ट मांगा। अरे कहा ना कि नहीं है हमारे पास पासपोर्ट। हया भी झुंझुलाते हुए अंदाज में से कहने लगी, क्या आप पासपोर्ट के बगैर रजिस्टर नहीं कर सकते? देखो, हम तुम्हें ना कुछ पैसे ऊपर दे देंगे। एम्बुलेंस एम्बुलेंस, वो अपनी धुन में कहे जा रही थी जब लड़का एकदम घबरा कर चिल्ला उठा और हया को भी कुछ समझ में नहीं आई कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा था। और फिर उसकी निगाहों के ताक़ुब में जब उसने गर्दन मोड़ी तो पीछे खड़ी खदीजा सर दोनों हाथों में थामे गिरती जा रही थी और वो कह रही थी, हया हया। और उसकी आंखें बंद हो रही थी और वह तकलीफ की शिद्दत से दबे दबे अंदाज में चिल्ला रही थी। अब लड़का भागकर काउंटर के पीछे से निकला। डीजे, वो जज्बाती अंदाज में चीखती हुई उसकी तरफ लिपकी थी और उसकी ऐनक फिसल कर फर्श पे जा गिरी और तेजी से उसकी तरफ बढ़ते लड़के का जॉगर उस पे आया और कड़च की आवाज आई और एक शीशा दो हिस्सों में बट गया। डीजे, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हुआ है? वो उस पे झुकी दीवाना वार उसे पुकार रही थी और डीजे की आंखें बंद हो रही थी। सारी दुनिया अंधेरे में डूब रही थी और यहां हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है हॉस्पिटल से और अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था और संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था, सफेद, बेजान, ठंडा। और वो बेंच पे बिल्कुल सीधी बैठी थी। साकित, जामिद और सीध में किसी गैर मरई नुक्ते पे निगाहें मरकूज की उसकी आंखों से आंसू मुसलसल टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से डीजे ऑपरेशन थिएटर में गई थी वो यूं ही इधर बैठी थी। वहां पे मौजूद ऑन ड्यूटी डॉक्टर ने कुछ बताया था कि खदीजा के ब्रेन में
बैरी एन्यूरिज्म थी, एक फूली हुई एन्यूरिज्म जो फट गई थी। सब ऑर्गेनाइज्ड हेमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बैरी एन्यूरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाकई हो जाती है और कम से कम भी 10% की उम्मीद थी, और वो इसी 10% उम्मीद को थामे वहां बेंच पे बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया गया हो। फिर भी उसने कहीं से हिम्मत जमा करके डीजे के घर वालों को पाकिस्तान फोन कर दिया। उसके बाप भाइयों की परेशानी और मां के आंसू वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। उसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस हया को यही बात समझ आई थी और बार बार कोई ना कोई से फोन करता और वह हर बात के जवाब में भीगी आवाज से बस इतना ही कह पाती कि मुझे नहीं पता और डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पे बैठी थी और आंसू लड़ियों की सूरत में उसकी आंखों से गिर रहे थे और वो सोच रही थी कि 10% की उम्मीद। उसने गोद में रखे मोबाइल को देखा और फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूं, डीजे को ब्रेन हैमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जेहान को उसने पैगाम भेज दिया। इनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं रही थी अब, और अगर उसे कुछ याद था तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अब आजान का वक्त हुआ तो वो उठी और वजू करके वापस इधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया और अब नीली कमीज की आस्तीनें गीले बाजुओं पे वो नीचे कर रही थी और चेहरा, हाथ और माथे से बाल भी वैसे ही गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कबल की 2 लड़कियों की गुफ्तगू से याद आई थी। वो सलाम फेर कर तशहद की हालत में बैठी थी और उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे भीगा हुआ था और ये वजू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए उन्हें डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है ना कि डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इरम, जारा, उन सबसे अच्छी दोस्त है ये। आप इसे हमसे मत छीने। इसके माँ बाप वो बूढ़े हैं, वो तो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत आजमाएं, आप हमें डीजे वापस कर दें। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दें अल्लाह जी। और वह हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लरस रही थी और शिफॉन का नीला दुपट्टा सर से फिसलकर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूं, मेरे पास अभी कोई नहीं है सिवाय आपके, और मेरे पास बजाने के लिए कोई घंटी नहीं है और खटखटाने के लिए कोई दरवाजा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर भी नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप हैं और आखिरी भी आप हैं। अगर आपने मेरी मदद न की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे दें तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें, आप डीजे को ठीक कर दें। और उसके दिल पे गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, जलता सुलगता हुआ दाग, और उसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। और फिर उससे वो दुआ मांगने लगी कि अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है कि जिससे मैं मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान लें, मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कोई ख्वाहिश भी नहीं करूंगी, बस आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। मैं
ہر وہ کام کروں گی جو آپ کو راضی کرے اور راضی رکھے. میں آپ کو کبھی ناراض نہیں کروں گی. آپ ڈی جے کو ٹھیک کر دیں پلیز. اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. وہ زندگی میں کبھی اتنی اکیلی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی، اور وہ کبھی اتنی بے بس اور اتنی لاچار بھی نہیں تھی جتنی اس وقت تھی. کتنے گھنٹے گزرے، کتنی گھڑیاں بیتی، اسے کچھ یاد نہیں تھا. بس اندھیرا چھا رہا تھا جب اس نے جہان کو تیز تیز قدموں سے چلتے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا. اور وہ کھڑی بھی نہیں ہوئی تھی، بس بینچ پہ بیٹھی گردن اٹھائے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھے گئی. جہان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اور اب کیسی ہے وہ؟ کیا ہوا تھا؟ وہ پھولی سانسوں کے درمیان کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھا، اور وہ اتنا ہی پریشان تھا جتنی کہ وہ. بیری اینیورزم پھٹ گیا تھا جس کے نتیجے میں برین ہیمریج. اسے خود جو کچھ بھی تھوڑا بہت سمجھ آیا تھا وہ اسے بتانے لگی تھی، اور بتانے کے بعد وہ پھر سے دونوں ہاتھوں سے سر دیے رونے لگی. وہ ٹھیک ہو جائے گی، تم ایسے مت رو. اچھا تم نے کچھ کھایا ہے؟ اور مجھے تم بھی ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کچھ لے کر آتا ہوں. اور پھر وہ رکا نہیں اور تیزی سے اٹھ کر چلا گیا. اور جب وہ واپس آیا تو ہاتھ میں سینڈوچز کا پیکٹ اور جوس کی بوتل تھی. کچھ کھا لو. اس نے سینڈوچ نکال کر اس کی جانب بڑھایا اور اس نے کہا، مجھ سے نہیں کھایا جائے گا. وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور اسی پل آپریشن تھیٹر کے دروازے کھلے اور وہ تڑپ کر اٹھی. اور جہان نے اسے وہیں رہنے کا کہا اور وہ آگے بڑھ گیا اور اس نے کہا، میں دیکھتا ہوں. اور پھر باہر آنے والے سرجن سے وہ ترک میں بات کرنے لگا. لیکن وہ بے قراری سے کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھتی گئی. اوکے اوکے، سر ہلا کر بات ختم کر کے وہ واپس اسی کی طرف آیا. کیا کہہ رہا تھا ڈاکٹر؟ اور کیسی ہے ڈی جے؟ وہ آرام سے ہے، ابھی اسے شفٹ کر دیں گے یہ لوگ. لیکن تم ٹھیک نہیں ہو، تم ادھر ہی بیٹھو. اسے واپس بینچ پہ بٹھا کر اس نے سینڈوچ اس کی طرف بڑھایا اور کہا، یہ کھاؤ تم. وہ ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے جہان کہ میری دعا قبول ہو گئی. اس نے نڈھال سے انداز میں سر دیوار سے ٹکا دیا. کچھ کھا لو حیا. اس کے اصرار پر اس نے بامشکل آدھا سینڈوچ کھایا اور تھوڑا سا جوس پیا اور پھر بوتل پرے ہٹا دی. جہان، میری دعا رد نہیں ہوئی. میں نے اتنی دعا کی تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اتنی دعا کرے اور وہ پوری نہ ہو؟ وہ جیسے کھوئے کھوئے انداز میں دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، حیا تھوڑا سا اور کھا لو ورنہ تمہاری طبیعت بگڑ جائے گی. نہیں، تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی اتنے دل سے دعا کبھی مانگی ہی نہیں جتنی آج مانگی تھی. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ پوری نہ ہوتی؟ اس کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہنے لگے تھے اور وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا. اب وہ مزید کچھ نہیں کھائے گی، اسے اندازہ ہو چکا تھا. اور اب وہ اس کے سامنے دیوار کو دیکھتے ہوئے بہتے آنسوں کے درمیان کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. اور آج میں نے امید نہیں ہاری تھی جہان. اور پھر جہان نے کہا، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے.
اور وہ بہت دھیرے سے بولا تو وہ چونکی، اور جیہان اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور ایک دم اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ جیہان وہ کچھ کہنے ہی لگی کہ جیہان نے کہا، حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اور کوریڈور کا سناٹا یکدم سے ٹوٹا، اور پیچھے کہیں کسی اسٹریچر کے پہیوں کے چلنے کی آوازیں آئی تھیں، اور وہ بنا پلک جھپکے جہان کو دیکھ رہی تھی، اور ہاتھ میں پکڑی ٹوٹی اینک پہ اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی، اور پسینے میں بھیگی ہتھیلی سے اینک کے شیشے پہ دھند چھاتی جا رہی تھی، ٹھنڈی اور گیلی دھند۔ اور یہاں پہ ہوا یہ سین ختم۔ تمہیں پتا ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور میں نے آج امید نہیں ہاری تھی جیہان، مگر بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ حیا، ڈی جے کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے ختم، اور آج کی ایپیسوڈ بھی۔ ڈی جے ایک بہت ہی پیارا کیریکٹر تھا، ایک بہت ہی سنسیئر فرینڈ، لیکن اس کی ڈیتھ کو اب یہاں پہ اچانک سے دکھایا گیا تو کافی افسوس ہو رہا ہے۔ رونق تھی کافی ڈی جے کی وجہ سے اس ناول میں ابھی تک، اور یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور بعض دفعہ قسمت ہرا دیا کرتی ہے۔ اور اس کی جو حیا کی دعائیں تھیں، اتنی دیر وہ جو بیٹھ کے دعائیں مانگتی رہی، اور جس پہ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی دعائیں رد نہیں ہوں گی، وہ دعائیں قبول نہیں ہوئی تھیں، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی بہتری ضرور ہوگی۔ آپ کو آج کی ایپیسوڈ کیا لگی، اور آپ کا اس کے بارے میں کیا فیڈ بیک ہے، ضرور بتائیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ واقعی میں لائف بہت انپریڈکٹیبل ہے، ہمارے پلانز، ہمارے کیا کچھ ہم سوچتے ہیں، اور پھر وہ جو اوپر ذات بیٹھی ہے اس کے کیا پلانز ہوتے ہیں، اور بے شک اسی کے بہترین پلانز ہوتے ہیں۔ ڈی جے اور حیا جو اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے یہاں پہ آئی تھیں اپنے کریئر کو لے کے، اور سبان جی کے اسکالرشپ کو لے کے جتنا وہ ایکسائٹیڈ تھیں، اور کیا کچھ انہوں نے سوچا تھا اور کیا ہوا۔ سو یا دس از لائف۔ اور ابھی کچھ دن پہلے جب اس کی پہلی بار طبیعت خراب ہوئی تھی، تو اگر اس وقت تھوڑا سا نوٹس لیا جاتا اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جاتا تو میں بھی کچھ ٹریٹمنٹ یا کچھ ایسا ہو سکتا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اچانک اس کی ڈیتھ کو دکھایا گیا ہے، اور اس سے پہلے کبھی کچھ سویئر اس طرح کا دکھایا بھی نہیں گیا۔ اچانک اس طرح سے ڈیتھ نہیں ہونی چاہیے تھی، مجھے ناول میں تھوڑا سا عجیب یہاں پہ لگ رہا ہے، بیکاز ابھی مجھے ٹرکی کی اور بہت سی پلیسز کو اس ناول میں انجوائے کرنا تھا، اور ڈی جے کا وہ جو ایک فن فیکٹر ڈی جے ایڈ کرتی ہے نا، ایک چھوٹے چھوٹے اس کے جو جوکس اور وہ ہیومر والا ایک فیکٹر ہوتا ہے، so definitely I'll miss that۔ اور خیر دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، ضرور بتائیے گا اپنا فیڈ بیک بھی۔ اللہ حافظ۔